लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच गए और वहीं से बैठ भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे। पाकिस्तान के जिस लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को पूरी दुनिया दुत्कार रही है, वहां जाकर मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तारीफ के साथ ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना कर डाली। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि वे बस इस बात को याद रखें कि प्रधानमंत्री मोदी को कभी 1/3 से अधिक वोट नहीं मिले, लेकिन हमारी प्रणाली ऐसी है कि अगर उनके पास 1/3 वोट है तो उनके पास 2/3 सीट हैं, इसलिए 2/3 भारतीय पाकिस्तानियों की ओर आने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि व्यापारियों, छात्रों, शिक्षाविदों को दोनों देशों की सरकारों को दरकिनार करते हुए भारत और पाकिस्तान के बाहर मिलना जारी रखना चाहिए। हाल ही में राम मंदिर के खिलाफ अनशन करने वाली सुरन्या अय्यर के पिता मणिशंकर ने कहा कि उनका जितना खुले दिल से पाकिस्तान में स्वागत हुआ उतना किसी और देश में नहीं हुआ। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने अय्यर के हवाले से कहा कि मेरा अनुभव कहता है कि पाकिस्तानी दूसरे पक्ष को लेकर शायद ज़रूरत से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हम मित्रवत हैं तो उनका व्यवहार बहुत अधिक दोस्ताना होगा, और यदि हम शत्रुपूर्ण हैं तो उनका व्यवहार बहुत अधिक शत्रुपूर्ण होगा। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की तारीफ पर यही नहीं रुके, उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लाहौर के अल हमरा में फैज़ महोत्सव के दूसरे दिन हिज्र की राख, विसाल के फूल, भारत पाक मामले शीर्षक वाले सत्र के दौरान ये टिप्पणी की। अय्यर ने कहा कि उनका किसी भी और देश में ऐसा खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जैसा पाकिस्तान में किया गया। उन्होंने कहा कि जब वो कराची में महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात थे तो हर कोई उनकी और उनकी पत्नी की देखभाल किया करता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ अ मेवरिक में ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा है जो पाकिस्तान को भारतीयों की कल्पना से बिल्कुल अलग देश के रूप में दिखाती है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सद्भावना की आवश्यकता थी, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सरकार के गठन के बाद से पिछले 10 साल में सद्भावना के बजाय विपरीत स्थिति पैदा हुई। जनवरी 2016 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो गए। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि वे इस बात का याद रखें, प्रधानमंत्री मोदी को कभी 1/3 से अधिक वोट न मिले, लेकिन हमारी प्रणाली ऐसी है कि अगर उनके पास 1/3 वोट हैं तो उनके पास 2/3 सीट है, इसलिए 2/3 भारतीय आपकी ओर आने को तैयार हैं। अय्यर के इस विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही निंदा की और ना ही इस पूरे मामले को खारिज ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसी पार्टी में नहीं होने के बावजूद कपिल सिब्बल कभी हेमंत सोरेन तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी कांग्रेस तो कभी उद्धव ठाकरे के कंधे पर सवार होकर अपनी सियासत पूरी करते हैं। ठीक वैसे ही राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद से सियासी तौर पर बेरोजगार हो चुके सत्यपाल मलिक कभी जयंत चौधरी, कभी अखिलेश, कभी किसान तो कभी राकेश टिकैत के कंधे पर चढ़कर अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद से उनका ये बड़ा और मजबूत कंधा छिन गया। इस बात से तिलमिलाए सत्यपाल मलिक जयंत चौधरी पर बुरी तरह से भड़क गए। सत्यपाल मलिक ने इसे लेकर जयंत चौधरी पर हमला बोला और कहा कि वो संघर्ष नहीं करना चाहते और आराम की राजनीति के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि यदि जयंत की जगह पर मैं होता तो संघर्ष का रास्ता चुनता। हालांकि इस बीच सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग करने से लंबे समय से इस मांग को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा में भाजपा को फायदा मिलेगा। पूर्व गवर्नर ने कहा कि इस फैसले से चौधरी चरण सिंह से लगाव रखने वाले मतदाता भाजपा के प्रति नरम होंगे। मलिक ने कहा कि जाट पहले भी बटे हुए थे और बड़ा वर्ग भाजपा के साथ था, अब उन्हें और ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। इसके अलावा मलिक ने कहा कि मुझे तो पहले से ही अंदाज़ा था कि भाजपा सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न देकर जयंत को साथ ले जा सकती है, लेकिन सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी के फैसले को समझौता ही करार दिया। उन्होंने कहा, मैं जयंत चौधरी को लेकर अच्छी भावना रखता हूं, लेकिन उनमें पार्टी चलाने का मादा नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इससे भाजपा को पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी फायदा मिले। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज तो मैं सारे ही नेताओं को देख रहा हूं, कोई सड़क पर नहीं है, सभी तिकड़म की राजनीति कर रहे हैं और जयंत चौधरी भी उनमें से ही हो गए हैं।
उन्हें लगता है कि आराम से रहेंगे। मैं होता उनकी जगह तो लड़ाई मोल ले लेता। ये तो समझौते की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो जयंत के इस फैसले से बहुत अफसोस हुआ। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सपा और आरएलडी कभी स्वाभाविक सहयोगी नहीं रहे। ये भी एक समस्या थी। मुजफ्फरनगर दंगे में भी दोनों दलों की राय अलग थी। इसके अलावा अजीत सिंह तो खुद मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की गाड़ी आंतरिक कलह के दलदल में फंस गई है। इस वजह से दिन प्रतिदिन उसके सांसद और विधायक साथ छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक चौहान के बाद कई और बड़े नेता पाला बदलने की तैयारी में हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक लोकसभा और राज्यसभा सांसद साथ छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अशोक चौहान ने विधायक पद और साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। संजय निरुपम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में पूर्व सांसद और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनकी भी जल्दी पार्टी छोड़ने की आशंका जताई जा रही है। बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, इसके साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, नकुलनाथ और विवेक तनखा सहित कई बड़े कांग्रेस के नेता इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। कई विधायक भी बीजेपी का एनडीए गठबंधन ज्वाइन कर सकते हैं। अशोक चौहान का इस्तीफा पार्टी को संकट में डाल सकता है। बताया जा रहा है कि जब से राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की, तब से पार्टी में इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अपने नेता नहीं बचा पा रही और एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद अशोक चौहान ने कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को अपने विधायक पद के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैं आने वाले 1 या 2 दिन में अपनी राजनीतिक भूमिका के बारे में बताऊंगा। मैं फिलहाल किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं ले रहा। अशोक चौहान ने आगे बताया, इस्तीफे के बाद से मैं किसी भी विधायक के संपर्क में नहीं हूं। इसके अलावा उन्होंने एमवीए में सीट शेयरिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें देरी हो रही है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। जो लोग कामकाज देख रहे हैं वे बतलाएंगे। इस्तीफे पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर मैंने किसी से बात नहीं की, ये मेरा निजी फैसला है। हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती। अशोक चौहान के इस्तीफे से बौखलाए संजय राउत ने कहा कि अशोक चौहान बीजेपी सदस्य बन गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कल तक साथ थे, चर्चा कर रहे थे, आज चले गए। क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह चौहान भी अब कांग्रेस का दावा करेंगे और हाथ चुनाव चिन्ह का निशान लेंगे? क्या चुनाव आयोग उन्हें ये देगा? हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। अशोक चौहान से पहले भी कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जैसे कि मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी। इस्तीफे के बाद देवड़ा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए। बाबा सिद्दीकी अजीत गुट की एनसीपी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लिखे पत्र में चौहान ने कहा कि वे सबसे पुराने पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायक के रूप में अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। चौहान का कांग्रेस से बाहर होना महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद हुआ है। चौहान के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। अरविंद केजरीवाल पर यह लाइन सबसे ज्यादा फिट बैठती है। दिल्ली के सीएम की कुर्सी क्या मिल गई? केजरीवाल के याशियों का बिल रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा। पहले तो केजरीवाल ने 52 करोड़ खर्च कर अपने लिए शीश महल तैयार करवाया। अब केजरीवाल की होटलबाजी का बिल भी सामने आ गया। हवाई जहाज से फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में सफर करना, जहां जहां जाना वहां सबसे महंगे होटल और सबसे महंगे स्वीट में ठहरना। महज 50 दिनों में केजरीवाल ने होटल का बिल चुकाने में करीब 1.5 करोड़ फूंक डाले, यानी करीब 2 से 3 लाख के कमरे से नीचे केजरीवाल को नींद नहीं आती। भाजपा प्रवक्ता शाजिया आलमी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के फंड का इस्तेमाल अन्य राज्यों में होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करने में करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया आलमी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्य में 5 स्टार होटल्स के महंगे से महंगे कमरे में ठहरते हैं।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होटल्स के लग्जरी कमरों में ठहरते हैं। शाजिया इल्मी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होटल में प्रेसिडेंशियल महाराजा इंपीरियल स्वीट बुक किए जाते हैं। इन कमरों में एक रात का किराया 2,30,000 रुपए होता है। शाजिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो राज्य के गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल 5 सितारा होटल में ठहरते हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रहने के लिए बुक किए गए होटल में पिछले 50 दिनों में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये पैसे दिल्ली के लोगों के हैं। शाजिया इल्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तस्वीरें दिखाई और कहा कि ये ऐसी तस्वीर है जिसमें नजर आ रहा है कि केजरीवाल ऑटो में घूमते हैं, लेकिन अब मेरे कुछ कागजात ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि किस तरह आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार के पैसे पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में सबसे महंगे होटल्स के महंगे कमरे में केजरीवाल रहते हैं। शाजिया ने एक कागज पर कुछ लिखा पढ़ते हुए दावा किया कि केजरीवाल के लिए इन होटल्स में बुकिंग वही करते हैं जो दिल्ली टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। शाजिया ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल गोवा जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें महंगा स्वीट चाहिए। शाजिया ने इसके बाद ये भी दावा किया कि सीएम केजरीवाल को यही आने जाने के लिए प्लेन में फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास का ही टिकट चाहिए, अपने और अपने साथियों के लिए चाहिए। Bureau Report, News of India. घोटालों में फंसे अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका दे दिया है। सिंघवी पूरी ताकत से अब तक केस इसलिए लड़ रहे थे कि ममता बनर्जी उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजेंगी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। इसके पहले कांग्रेस के कम विधायक होने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपना समर्थन देकर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा और उसके बदले वे अदालतों में ममता बनर्जी की पार्टी के लफड़ों को देखते रहे। ममता बनर्जी का ये फैसला सिंघवी के साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब ये चिंता कांग्रेस की है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहती है या नहीं। हालांकि सिंघवी ममता बनर्जी के भतीजे के साथ अरविंद केजरीवाल के सारे मामले देख रहे हैं। शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ दिल्ली सरकार के मुकदमे भी वही लड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल भी सिंघवी के काम आएंगे ऐसा लगता नहीं। ममता भले ही कहती आई हैं कि वे इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का समझौता टूटने पर बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा का चुनाव उसकी एक झांकी है। ममता बनर्जी ने प्रोफेशनल कोटे से पत्रकार सागरिका घोष को टिकट दिया, जो टिकट मिलने तक टीएमसी की सदस्य भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सिंघवी को दरकिनार कर देने के बाद सूत्रों की माने तो अभिषेक बनर्जी के केस देखने वाले सिंघवी को टीएमसी से टिकट राज्यसभा का ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से टीएमसी की डील नहीं हो पाई, लेकिन सिंघवी ने टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा जाने से मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ममता कांग्रेस को पहले उसकी 2 सिटिंग लोकसभा सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट सिंघवी को देने का ऑफर कर रही थी, जिस पर कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस 7 लोकसभा सीटों से कम पर राजी नहीं थी। ममता ने दूसरा ऑफर 5 सीटों का दिया, लेकिन उस सूरत में राज्यसभा सीट देने से मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ममता बंगाल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि ममता के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी के अलग लड़ने से उनको फायदा होगा। यानी अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया तो बंगाल में जहां टीएमसी उम्मीदवार होगा, वहां कांग्रेसी वोटर्स को बड़ा तबका ममता के खिलाफ बीजेपी को वोट कर देगा, क्योंकि बंगाल में लगातार राज्य में ममता के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ है। इसलिए ममता चाहती हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस साथ लड़ें, जिससे उनके उम्मीदवार को उनका कैडर वोट करे, वरना उम्मीदवार नहीं होने की सूरत में वो ममता विरोध के चलते बीजेपी को वोट कर बैठेगा। सूत्रों की माने तो ममता अपना ये आकलन कांग्रेस आलाकमान को भी बता चुकी हैं। ममता से बंगाल में लगातार नाउम्मीद होती जा रही कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरी कवायद में बिना हिंग फिटकरी लगे सिंघवी को बंगाल से राज्यसभा भेजने की कांग्रेस की चाहत धरी की धरी रह गई। सिंघवी का कद और उनकी जरूरत के मद्देनजर कांग्रेस अब अपने हिस्से में आ सकने वाली 10 राज्यसभा सीटों में से एक उनको देने को मजबूर हो रही है, जो कि उनके लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इन 10 सीटों पर पहले से ही एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति का उनको सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा था, विधानसभा चुनाव में तो हरा दिया, अब बारी सफाई की है। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद से कांग्रेस में कत्लेआम शुरू हो गया। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे से महाराष्ट्र कांग्रेस में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिलिंद देवड़ा के बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को इस्तीफा थमा दिया
और बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 3 और विधायक सुभाष धोते, जितेश अंतरपुरकर और अमर राजपुरकर भी पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अशोक चौहान को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए राज्य में ये एक बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के टूटने के बाद कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि एमवीए के दोनों दलों से उसकी स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से इस्तीफा हो रहा है उससे कांग्रेस की हालत काफी पतली नजर आने लगी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई और विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इसके संकेत तब मिले थे जब एकनाथ शिंदे सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक सदन में आए ही नहीं। अशोक चौहान भी उन विधायकों में थे जिन्होंने बहुमत साबित करने में एकनाथ शिंदे सरकार की मदद की थी। तभी से ये माना जाने लगा कि एक ना एक दिन ये विधायक पार्टी से इस्तीफा देंगे। चौहान ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बंद दरवाजे में काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफे की जानकारी देते हुए बयान जारी कर कहा, मैं 12 फरवरी 2024 की दोपहर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपता हूं। अशोक चौहान नांदेड़ से कांग्रेस के विधायक हैं। वे पिछले काफी दिनों से पार्टी से नाराज थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को राहुल गांधी का नजदीकी माना जाता था। 2019 लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हार एक सामूहिक जिम्मेदारी है, वे अकेले पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की नहीं है। अशोक चौहान की इसके अलावा विलासराव देशमुख से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती थी। उनके कार्यकाल में अशोक चौहान ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले थे। वैसे अशोक चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े नामों में माने जाते थे। उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे बड़े प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। इनके पिता शंकरराव चौहान 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। अशोक चौहान के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। 28 अक्टूबर 1998 को जन्मे अशोक चौहान को राजनीतिक विरासत उनके पिता शंकरराव चौहान से मिली थी। वे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक चौहान 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।